करें स्टार्ट में आना है अभी किसी ने? लाइट ऑफ कर दो। अच्छा, आज हमारा ऑनलाइन वालों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आ रही है। ठीक है। अच्छा, आज हमारा टॉपिक है शोल्डर अल्ट्रासाउंड टेक्निक, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक इन सेंस जो बड़े रीजन हम पढ़ रहे थे उसमें लास्ट रीजन का लास्ट टॉपिक। ठीक है, अल्ट्रासाउंड टेक्निक जो कि मैंने आपको असाइनमेंट भी दिया था, उसके अंदर भी अब आपने ये वाला आज का जो लेक्चर है इसको टेबल इसका रह गया था, सिर्फ इसका टेबल बना के तो अपनी असाइनमेंट जो है ना अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मुझे सबमिट करवाना शुरू कर दो, ताकि मैं कोई डेट भी आपको बता देती हूँ उससे पहले पहले, ताकि मिड्स भी स्टार्ट हो जाने तो असाइनमेंट से फारिग हो जाओ। ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों ने उसी तरह टेबल बनाना है जिस तरह आपने रिस्ट और नी के अंदर बनाना था, कि आपने पेशेंट पोजीशनिंग, प्रोब प्लेसमेंट और उसके बाद आपको कौन से स्ट्रक्चर्स उसमें नजर आ रहे हैं। ठीक है, वो सारी आज भी उसी तरह ही है सारा, कि हमने प्रोब प्लेसमेंट और उसके बाद हमें उस जगह पे स्ट्रक्चर्स कौन से नजर आ रहे हैं। शोल्डर पैथोलॉजी, शोल्डर एनाटमी में हमने इंपॉर्टेंट रोटेटर कफ पढ़ा था। ठीक है, रोटेटर कफ में और उसी की पैथोलॉजीज ज्यादा थी हमारे पास, कि हमने पैथोलॉजीज भी पढ़नी है तो शोल्डर की, और उसके अंदर हमारे पास रोटेटर कफ की ही ज्यादा पैथोलॉजीज थी। और 4 हमने मेजर वो पढ़ी थी जिसके अंदर टीयर्स थे, कंप्लीट या इनकम्प्लीट टीयर थे, डिसलोकेशन थी, और उसके अलावा एकोजेनिसिटी जो थी वो डिफरेंट हमें नजर आ रही थी इन केस ऑफ टेंडनाइटिस, या फिर हम लोगों को साइनोवाइटिस के अंदर इन्फ्लेमेशन जहाँ पे होगी वहाँ पे एक तो एकोजेनिसिटी डिफरेंट हो जाएगी और दूसरा हमें फ्लूइड मिलेगा, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड बढ़ जाएगा। ठीक है, वो जो हमने उसमें नी में भी पढ़ी थी ना, साइनोवियल हाइपरट्रॉफी या इफ्यूजन जो है वो हमारे हर जॉइंट के अंदर जो है वो हमें उस तरह की इन्फ्लेमेशन मिल सकती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं शोल्डर अल्ट्रासाउंड टेक्निक, जल्दी से स्टार्ट करते हैं ताकि फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी आज फिर करेंगे। तो टॉपिक थोड़ा लंबा है, ये लास्ट लेक्चर है जो हमारा सबसे लंबा है। फिर इसके बाद हमारे पास छोटे छोटे से 2-3 मैंने आपको कुछ बताया था जो मैंने अलग से एक तो पढ़ भी लिया हम लोगों ने, लेकिन फिर भी एक अलग से मैंने उसको बना दिया था लेक्चर कार्पल टनल सिंड्रोम का, जिसके अंदर मीडियन नर्व कंप्रेशन वाला था। सिर्फ हमने उसमें साइन सिम्टम्स देखने, पेशेंट किन कंप्लेंट्स के साथ आपके पास आएगा और वो किसके अंदर ज्यादा प्रॉब्लम आती है कार्पल टनल की। ठीक है, वो कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन है या कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं उनमें जो ये रैपिड यूज करते हैं, कौन से। पहले तो हमने एथलीट्स वगैरह यूज देखे थे ना, कि उनमें ये रेपिटेशन होती है, ये रेपिटेटिव मूवमेंट होती है जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या कह सकते हैं, 2-3 और एक एंकल है, छोटे छोटे से हमारे पास टॉपिक हैं वो, और वो एंकल हो गया। एंकल में भी आपको 2-3 चीजें बस देखनी है। और जो मेजर थे हमारे पास जो कि मस्कुलोस्केलेटल में आते हैं, वो शोल्डर हमारे पास ज्यादा आता है पेन के लिए या अल्ट्रासाउंड करवाने, या नी आता है या रिस्ट आता है। ठीक है, रिस्ट में भी कार्पल टनल ही मेजर आता है, अदरवाइज जो है वो गैंग्लियन वगैरह अगर सॉफ्ट टिश्यूज हमें नजर आते हैं देन हम अल्ट्रासाउंड की तरफ जाते हैं। अच्छा, वी ऑल नो कि शोल्डर के अंदर हम लोगों ने जो रोटेटर कफ मसल्स पढ़े थे, बार बार उसी के नाम आपने याद करने हैं। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स, जिसकी कहाँ पे इंसर्शन थी, ग्रूव के अंदर। ठीक है, जो लेसर और ग्रेटर टिब्रोसिटी के दरमियान आपके ग्रूव बनता है ना, ग्रूव के अंदर लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन की वहां पे वो हमें वहां पे मिलता है। और ज्यादातर हम लोगों ने इसकी पैथोलॉजीज में अगर देखा था, आज हम लोगों ने सिर्फ यही पढ़ना है ना कि रोटेटर कफ और उसके मसल्स वो किस जगह पे है, वो किन कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट आ रहा है। तो अब हमें ये भी पता होना चाहिए कि वो किस जगह पे वो मसल या टेंडन है, तो हम वहां पे प्रोब रखेंगे तो एग्जैक्टली हम उसी को लोकेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये 5 जो हमारे पास रोटेटर कफ के मसल्स हैं, इन्हीं को हमने देखना है। हमें पता है किस किस जगह पे थे, और प्रोब भी हम वहीं वहीं प्लेस करेंगे, पेशेंट पोजिशनिंग बनाएंगे और उनको देखेंगे। हमने पैथोलॉजीज पढ़ी हुई है। ठीक है, नंबर 1 इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स सुप्रास्कैपुलरिस, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस और टीरिस माइनर। दीज आर द टेंडन्स ऑफ रोटेटर कफ। ठीक, इसके अलावा रोटेटर कफ टेंडन्स के अलावा हमने 2 लिगामेंट्स देखने होते हैं, कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट। ठीक है, उसके अलावा एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट हमने देखना, अगर फ्यूजन होगी तो ज्यादा इसमें नजर आएगी, या रेसिस के अंदर हमें फ्लूइड जो है वो ज्यादा नजर आएगा। दीज आर द स्पेसेस जिनको हम लोगों ने देखना है, और जो स्ट्रक्चर्स थे वो हम लोगों ने ऊपर उसके रोटेटर कफ के मसल्स को ही देखना है। दिस इज द व्यू, जो एक्सियल व्यू ऑफ द शोल्डर एनाटमी है। डॉक्यूमेंट द नॉर्मल एनाटमी। सबसे पहले हमें आपको पता है कि एनाटमी नॉर्मल पता है ना, तो आप पैथोलॉजी को फौरन पिक कर सकते हो। दैट मींस आपको पता है कि ये चीज इस जगह पे है, अगर नहीं है, जिस तरह हम लॉन्ग हेड और बाइसेप में पढ़ रहे थे पैथोलॉजी में, कि उसके चांसेस होते हैं डिसलोकेट होने के।
ठीक है, आप वेसिपिटल ग्रूव के अंदर देख रहे हो, आपने प्रोब रखी है, आपको वहां पे टेंडन नहीं मिल रहा, डेट मीन्स की डिस्प्लेसमेंट हुई है, ठीक है, जो कि हमने पैथोलॉजी में पढ़ी थी। सो डॉक्यूमेंट द नॉर्मल एनाटमी एंड एनी पैथोलॉजी फाउंड इन टू प्लेन्स इंक्लूडिंग मेजरमेंट्स एंड एनी वेस्कुलरिटी। दैट मींस जिस तरह हम अल्ट्रासाउंड के सॉरी एक्सरे के अंदर 2 व्यूज हमेशा लेते हैं ना, तो इसके अंदर भी 2 व्यूज तो कंपलसरी होता है कि लॉन्गिट्यूडनल और हम लोग उसको एक्सियल एक दफा देख लें, क्योंकि कुछ इमेजिंग की चीजें होती हैं जो हमें नजर जरूर आती हैं लेकिन वो होती नहीं है, या फिर हमारे पास होती है हमें नजर नहीं आती। इमेजिंग वालों का यही तो मसला है ना कि जो चीज होती है नजर नहीं आ सकती, तो यही तो हम लोगों को हमेशा 2 प्लेन्स में देखना जरूरी होता है ताकि ओवरलैप ना कोई चीज कर दे, और ओवरलैप की वजह से हमें जो चीज देखनी हो मुझे छुप ना जाए। 2 व्यूज ले लिए और मेजरमेंट्स ले ली। और any limitation to the range of movement and degree that pains or symptoms begin, this is the dynamic imaging. दिस इज डायनामिक इमेजिंग। वी ऑल नो कि जब हम शोल्डर का जब भी स्कैन करते हैं तो हमने डायनामिक इमेजिंग जब स्टार्ट करनी है और हम लोग वो पेशेंट उस कंप्लेन के साथ आया कि वो एबडक्ट नहीं कर पा रहा या स्पेसिफिक कोई ऐसी मूवमेंट में उसको पेन आ रहा है, तो हम वो मूवमेंट करवाते हुए जो है ना उसका फिर हम स्कैन करेंगे। ठीक है, कि आपने प्रोब रखी है और उसको आप कह रहे हो कि अब आप एबडक्ट करवाओ, अब आप जो भी आपको कंप्लेन आए, ताकि हम देख सकें कि आया जो वो वाला मसल या वो वाला टेंडन उस मूवमेंट में इन्वॉल्व हो रहा है उसमें तो नहीं प्रॉब्लम है। तो एनी लिमिटेशन टू द रेंज ऑफ मूवमेंट एंड डिग्री दैट पेन्स और सिम्पटम्स बिगिन। अच्छा, प्रोटोकॉल्स क्या है? अल्ट्रासाउंड एसेंशियली यूज्ड फॉर रोटेटर कफ कॉम्प्लेक्स। वी ऑल नो कि शोल्डर में हम लोगों के लिए अल्ट्रासाउंड इज वेरी यूजफुल टू डिटेक्ट द रोटेटर कफ मसल्स। ठीक, व्हाट आर द इंडिकेशंस? नंबर 1, मस्कुलर या टेंडनस लिगामेंटल डैमेज। हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास क्या क्या मसल्स हैं, कौन कौन से टेंडन्स हैं और उनकी पैथोलॉजीज। अब देखो, टेंडन्स या मसल्स की पैथोलॉजीज में हमारे पास टियर ही हमने पढ़े थे ना, या कंप्लीट था या इनकम्प्लीट टियर था। सेकंड हमारे पास बर्सास की पैथोलॉजीज पढ़ी थी, उनका इन्फ्लेमेशन ही ज्यादा हो सकता है क्योंकि फ्लूइड है, तो फ्लूइड के इन्फ्लेमेशन और हाइपरवेस्कुलरिटी। देन वी हैव जॉइंट, तो जॉइंट के अंदर इफ्यूजन या वेस्कुलर पैथोलॉजी, हेमाटोमा। दीज आर द इंडिकेशन जिसके ऊपर हम शोल्डर अल्ट्रासाउंड करेंगे। ठीक है, मस्कुलर तो यह टेंडन के जो आता है ना, वो तो पेशेंट की कंप्लेन ही होगी कि उसकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, ठीक है, वो मूवमेंट वो नहीं कर पा रहा। अदर पैथोलॉजीज में हमें शोल्डर में क्या मिलेगा? एनी सॉफ्ट टिश्यू या सिस्ट या कोई भी हमारे पास वो फॉर्म, अब अल्ट्रासाउंड करेंगे वो आ तो रहा है आपके पास कि हमें कुछ चीज फील हो रही है, यहाँ पे कोई लंप फील हो रहा है, वो अब लंप या तो सॉफ्ट टिश्यू का हो सकता है या फिर कुछ सिस्ट हो सकती है। पेशेंट कंप्लेन के साथ आएगा कि आई एम फीलिंग समथिंग, कि यहाँ पे कुछ उभार सा है, कुछ सॉफ्ट सा है, कोई लंप है, कोई फील हो रहा है मुझे प्रेस करने से भी। ठीक है, दैट मीन्स सॉफ्ट टिश्यू के साथ वो प्रेजेंट कर रहा है। वो सॉफ्ट टिश्यू हमें कैसे कंफर्म होगा? ऑन अल्ट्रासाउंड वी ऑल नो के एक्सेस किस तरह का नजर आता है। ठीक है, अगर सिंपल एडिमा है तो वो कैसे नजर आएगा? ठीक, अगर सॉफ्ट टिश्यू मैस है तो वो मैस कैसे नजर आएगा? अगर कोई मेलिग्नेंसी है तो वो हमें पता है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसमें हमें फ्लो भी नजर आएगा। ठीक है, कुछ चीजें होती हैं कि हम, कुछ चीजें, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत रेयर 1 to 2% ऐसे चांसेस होते हैं कि हम लोगों को जो चीज कंफर्म अल्ट्रासाउंड पे हम कह सकते हैं वो होती नहीं है। ठीक, एग्जांपल देती हूँ। ऐसे एक पेशेंट था जिसके ओवरीज के अंदर कंफर्म डॉक्टर सत्तर के पास थी। डॉक्टर सत्तर ने बताया कि इसको कंफर्म जो है वो ट्यूमर है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो आपको लीजन है, इसके अंदर आपको हाइपरवेस्कुलरिटी भी मिल रही है, उसकी ब्रांचेस इतनी ज्यादा है कि ब्रांचेस और इरेगुलरिटी है, कंफर्म ये ट्यूमर है। ठीक है, लेकिन उस पेशेंट ने जो है अपना जो टेस्ट भी करवाए हैं उसका नेगेटिव आ रहा है, ट्यूमर टेस्ट नेगेटिव है। ठीक है, डॉक्टर सफदर मानने को ही नहीं है कि हो ही नहीं सकता कि उसकी जो इमेजिंग है, जो हम लोग कंफर्म कह सकते हैं, जो एक मेलिग्नेंसी के होते हैं कि इरेगुलरिटी है, मार्जिन जो है वो इन्वेड हो रहे हैं इरेगुलरिटी की वजह से और हमें ब्रांचेस मिल रही हैं, वो मैस अगर इस तरह का मिल रहा है हमें, तो वो कंफर्म मेलिग्नेंसी होता है। हम तो अल्ट्रासाउंड पे यही कहते हैं ना। ठीक, और उसके अंदर हाइपरवेस्कुलरिटी भी मिल रही है इतनी ज्यादा, बट दैट वाज नॉट ट्यूमर। ठीक, वो जो है हेमरेजिक सिस्ट थी, इतनी बुरी उसकी शक्ल थी कि वो हमें ट्यूमर की फॉर्म दे रहा था। ठीक है, लेकिन रेयर चांसेस होते हैं 1 to 2% की जो चीज हम कह रहे होते हैं, फिर हम लोग जिन पे कंफ्यूजन होती है फिर हम बायोप्सी करवाए थे। ठीक है, बायोप्सी पे कंफर्म कर देता है कि हम तो इमेजिंग वाले ना, हमने जो चीज देखनी है उस पर ही रिपोर्ट करना है ना, जो चीज कंफर्म है वो तो फिर आपको पता है लैब टेस्ट में ही बायोप्सी इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम जो चीज नजर आ रही है उसको, आपने जो चीज नजर आ रही है अपने रिपोर्ट भी उसी तरह ही करना है। A lesion is found, we cannot say कंफर्म डायग्नोसिस ये है। आपको कंफर्म डायग्नोसिस भी रिपोर्ट में मिलेगा ना, किसी की रिपोर्ट्स देखोगे तो उन्होंने मोस्ट प्रोबेबली लिखा होगा। ठीक है, उन्होंने कुछ इस तरह के 90% चांस लिखे होंगे। इवन कुछ होते हैं, वैसे तो जेंडर रिवील नहीं करते होते ये अल्ट्रासाउंड वाले,
इट्स इलीगल। और कभी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट के ऊपर आपको जेंडर नहीं पता चलेगा कि आपको बता देंगे पेशेंट के जो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है, इट्स इलीगल। ठीक है, आप अगर लेकिन पेशेंट जो है ना वो अगर पूछता है तो डॉक्टर बता तो देते हैं, और बता भी इस तरह 90% चांसेस हैं ये है, दैट मीन्स कि वो पूरा 100% श्योर भी होगा तो कहेगा 90% चांसेस हैं कि ये है। ठीक है, और कभी भी आपको रिपोर्ट अगर आप देखो तो रिपोर्ट के ऊपर कभी भी आपको मेंशन हुआ हुआ नहीं मिलेगा कि इसका ये जेंडर है। ठीक है, तो कुछ चीजें होती हैं जो कि हमने मेंशन नहीं करनी होती आपने। अच्छा, मैं बता रही थी कि जो चीज नजर आ रही है ना, आपने सिर्फ रिपोर्ट ऐसे करनी है। आपको कोई लीजन ऐसा नजर आया, आपने बता दिया इट्स मार्जिन, देयर मार्जिन्स आर इरेगुलर, स्पेकुलेटेड मार्जिन्स हैं, इतनी डायमीटर उसका लेंथ हो गया, उसकी मेजरमेंट्स कर ली है। ठीक है, उसके अलावा हाइपरवेस्कुलरिटी नजर आ रही है, जो चीज नजर आ रही है आपने वही रिपोर्ट करनी है। आपने ये नहीं कहना अ मैलिग्नेंट लीजन फाउंड, अ बिनाइन लीजन फाउंड। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली बिनाइन हो सकता है, बट आपने उसकी पहले करेक्टर उसका जो क्राइटेरिया है जो हम लोग अल्ट्रासाउंड के ऊपर उसको देखते हैं कि सिस्ट का क्या है, अराउंड सिस्ट, वेल डिफाइंड पोस्टीरियर एनहांसमेंट, उसके अंदर कोई डेब्रीज नहीं, थ्रू ट्रांसमिशन। ठीक है, ये सिस्ट है। इसी तरह आपने उसी रिपोर्ट करते हुए मेंशन कर देना है ये चीजें हमें मिली हैं और उसको रिपोर्ट में लिख के मोस्ट प्रोबेबली ये चीज हो सकती है। ठीक है, कंफर्म डायग्नोसिस इमेजिंग का ये होता है। अच्छा, इसके अलावा अच्छा हमें कोई भी मिल गया सॉफ्ट टिश्यू, दैट माइट बी एनी एब्सेस, कोई भी सिस्ट हो सकती है, कोई डेब्रीज उसके अंदर मिलती हैं तो दैट और सेप्टेशंस अगर मिल रही हैं तो वो एब्सेस होता है, सेप्टेशंस अलोंग विद डेब्रीज। ठीक है, और थिक हमारे पास जो वॉल होती है तो वो कंफर्म क्या होती है हमारे पास एब्सेस। एब्सेस की फॉर्म इस तरह की होती है। एडिमा इज अ क्लियर फ्लूइड। फिर लाइपोमास है, गैंग्लियॉन्स जितने हमारे पास, गैंग्लियोमा जो जिस तरह हम लोगों ने रिस्ट के ऊपर पढ़ा था, इससे सॉफ्ट टिश्यू मैस, वो मैस अपीयरेंस देता है, बिनाइन है, इसके अंदर हमें कोई वेस्कुलरिटी नहीं मिल सकती। तो इस तरह की चीजें हमें बस पेशेंट कंप्लेन करेगा विद द मैस, वो सॉलिड सिस्टिक हमने उसके ऊपर कंफर्म करना है अपने अल्ट्रासाउंड के ऊपर। अच्छा, इसके अलावा गाइडेंस ऑफ द इंजेक्शन या एस्पिरेशन और बायोप्सी या सम बोनी पैथोलॉजीज, ये हम पैथोलॉजीज पढ़ रहे हैं जो कि हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर पिक कर सकते हैं। ठीक है, पहले तो हमारे पास पेशेंट कंप्लेन के साथ आ गया रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, उसके रिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, उसको प्रॉब्लम हो रही है उसी स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर, तो वी कैन से कि ये जो टेंडन इसमें इन्वॉल्व हो रहा था स्पेसिफिक मूवमेंट के अंदर उसका कोई टीयर हो सकता है। ठीक, इसके अलावा पेशेंट कंप्लेन के साथ आया आपके पास कुछ सॉफ्ट टिश्यू के पास के, उसको कोई लंप फील हो रहा है, दैट माइट बी ए सॉफ्ट टिश्यू मैस, माइट बी सिस्ट या कोई भी एडिमा या एब्सेस हो सकता है। इसके अलावा हम लोग गाइडेंस जो कि मैं कहती होती हूँ कि अल्ट्रासाउंड गाइडेड हम एस्पिरेशंस करते हैं या बायोप्सीज करते हैं। अल्ट्रासाउंड गाइडेड इसलिए कहते हैं कि अलोंग विद द अल्ट्रासाउंड वी इंजेक्ट द जो भी हम लोगों ने अगर बायोप्सी लेनी है तो फिर हम लोग उसका कोई टिश्यू रिमूव करते हैं, या फिर हम लोग अगर एस्पिरेट करना है कोई फ्लूइड है तो फिर हम लोग अल्ट्रासाउंड गाइडेड उसको एस्पिरेट कर सकते हैं ताकि हम एग्जैक्टली उस जगह पे जाएं। ठीक, और उधर से एस्पिरेट कर सके। अच्छा, इसके अलावा बोनी पैथोलॉजीज, इतनी मैं बार बार कहती हूँ कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर हमें बोनी पैथोलॉजीज को, हाँ अगर अलोंग विद दिस पैथोलॉजीज नजर आ गई है कि उसको फ्रैक्चर है, सिर्फ बोनी पैथोलॉजी अलग अकेली है, उसको ट्रॉमा है, उसको कोई फ्रैक्चर हुआ है, तो हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन ये नहीं करवाएंगे। कौन सी इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? एक्सरेज। ठीक है, बोनी पैथोलॉजीज के लिए हमारे पास एक्सरेज ही हैं जिसके हम लोग करवाएंगे आज। अच्छा, इसके अलावा क्या लिमिटेशंस है? लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, हम लोग अल्ट्रासाउंड तो शोल्डर का कर रहे हैं, लेकिन कौन सा स्पेसिफिक एरिया जो कि हमें शोल्डर के अल्ट्रासाउंड में नजर नहीं आएगा, दैट इज द इनर साइड, जो कि हमारे पास ग्लिनोइड, जहाँ पे ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट जो है हमारा अंदर साइड पे जो लेब्रम बन रहा है, ठीक है, वो थोड़ा सा बोन के अंदर यूं करके आपका ह्यूमरस फिक्स होता है, तो आप यहाँ पे प्रोब रख लो, यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, आपको हर तक बोन्स नजर आएंगे या मसल, तो आप क्लियरली उस लेब्रम को नहीं देख सकते हो। तो दिस इज अ लिमिटेशन, तो ग्लिनोह्यूमेरल लिगामेंट को हम नहीं देख सकते ऑन अल्ट्रासाउंड। अदर मोडालिटीज जो हमारे पास हैं फॉर मस्कुलोस्केलेटल पैथोलॉजी, वो हमारे पास सबसे पहले आती है एक्सरेज, देन सीटी, एंड देन फॉर सॉफ्ट टिश्यूज पैथोलॉजी, नर्व कंप्रेशन या इस तरह के, इसके लिए हम एमआरआई करते हैं। एंड जॉइंट को अगर देखना है पूरे विद कैमरा तो वो आर्थ्रोस्कोपी होगी। ठीक, इक्विपमेंट वी ऑल नो, हाई रेजोल्यूशन प्रोब हमने यूज करनी है, उसके अंदर हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब, जितनी ज्यादा अच्छी फ्रिक्वेंसी होगी उतनी अच्छी रेजोल्यूशन होगी। 7 से अबव ही जाना है, 8, 9, 10, जितनी भी अच्छी फ्रिक्वेंसी, अब तो मैंने बताया था 18 मेगाहर्ट्ज तक भी चली गई है अच्छी प्रोब्स जितनी है, तो वो हमें उतना ही अच्छा मस्कुलोस्केलेटल के लिए जितनी अच्छी रेजोल्यूशन हमें नजर आएगी, क्योंकि वी हैव टू ओवरकम द एनआइसोट्रोपी जो कि एक आर्टिफैक्ट है, और उसको हम कैसे जो है वो अवॉइड कर सकते हैं, दो मैंने बताई थी। एक तो कंपाउंड इमेजिंग यूज करके, जो कि हमारे अल्ट्रासाउंड में एक फंक्शन होता है कंपाउंड इमेजिंग का, और इसके अलावा बीम स्टेयरिंग। लास्ट लेक्चर में कौन कौन था?
नहीं, प्रैक्टिकल में मासूमा थी और मासूमा के साथ एक और थी, मासूमा नहीं आती, नहीं आई ना दोनों। उनको मैंने बीम स्टेयरिंग दिखाई थी कि कैसे हम बीम स्टेयरिंग करते हैं। एक तो हम प्रोब को अपना एंगल दे के उसको एनिसोट्रोपी अवॉइड कर सकते हैं। हमने क्या करना होता है, जो हमें सेम रेजोल्यूशन नजर आ रही है, हमें थोड़ा सा उसको अवॉइड करके एंगल देना होता है। तो हम प्रोब से तो दे सकते हैं, बट प्रोब में क्या चांसेस होते हैं हमारे पास, आर्टिफैक्ट्स आने के चांसेस है, शेडो आने के चांसेस है, एयर आ सकती है। हमने एंगल दिया थोड़ा सा इस तरह दिया तो उस तरह से प्रोब उड़ गई, ठीक। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर ही मशीन के अंदर हमारे पास स्टीयरिंग का एक बटन होता है, वो क्या करता है, स्क्रीन को स्टेयर कर देता है, ठीक है। जो एंगल हम लोगों को रिक्वायर्ड होता है उस एंगल को वो स्टेयर कर देता है, ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो केयरफुल स्कैनिंग टेक्निक टू अवॉइड एनिसोट्रोपी, बीम स्टेयरिंग जो कि मैंने भी बताया था, टू ओवरकम एनिसोट्रोपी इन लीनियर स्ट्रक्चर सच एज टेंडन्स। स्कैनिंग टेक्निक, एग्जामिन द पेशेंट व्हाइल पेशेंट सीटेड होना। अब हमें शोल्डर का करना, उसको स्टूल पे बिठा दो और रिवॉल्विंग हो तो वो जैसे जैसे वो स्टूल को देखा ना जो मूव करता है चारों तरफ, कि आपको उसको रोटेट करना आसान हो। पेशेंट को स्टूल पे बिठा के साथ आप प्रोब रखो, खड़े हो जाओ और उसको मूव करते जाओ। पोस्टीरियर जा रहे हो, कभी इंटीरियर जा रहे हो, तो आपको बार बार पेशेंट को लिटाना उठाना नहीं पड़ेगा। आप उसके पोस्टीरियरली देख सकते हो, उसके इंटीरियरली देख सकते हो, लेटरली देख सकते हो। तो उसके लिए पेशेंट पोजिशनिंग, पेशेंट शुड बी seated on a revolving stool. Allow the examiner to reach the interior, lateral and posterior aspect of the shoulder with the probe by simply asking the patient to rotate on the chair. Okay. Have the patient stool at an appropriate height to be, ठीक है, ergonomically comfortable for the examiner to scan. ओके अब आज वन बाय वन हम रोटेटर कफ मसल्स को, इसको अब वन बाय वन देखेंगे कि इस स्पेसिफिक टेंडन के लिए प्रोब कहाँ रखनी है, ठीक। जो कि आपका असाइनमेंट भी है, जो कि आपने ये चीजें लिखनी होती हैं। नंबर वन इज द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप। पेशेंट रेस्ट हैंड, अब मैं साथ साथ डायग्राम दिखाऊंगी तब आपको पहले हम पिक्चर देख लेते हैं। लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप के लिए पेशेंट की ये पोजिशनिंग होती है, ठीक है। आपने क्या करना है, पेशेंट को इस तरह की पोजीशन करवानी है और ये आपका जो मार्कर है जो यहाँ पे आपने अपनी प्रोब रखनी है। अब पढ़ लेते हैं, पोजीशन देख ली, अब समझ आ जाएगी कि क्या ये कह रहा है। पेशेंट रेस्ट हैंड पाम अप ऑन थाई विद द एल्बो फ्लेक्स, ये ठीक है। पाम अप ऑन द थाई, जब वो बैठा होगा थाई के ऊपर उसने यूं रखा होगा, उसको रेस्ट कर रहा होगा, इसका एल्बो जो है, ठीक है, एल्बो जो है वो उसके इसके ऊपर होगा, थाई के ऊपर, और पाम अप ये इसकी पोजीशन होगी, ठीक है। स्टार्ट बाय फाइंडिंग द लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप टेंडन बिटवीन द जो ग्रेटर और लेसर टिब्रोसिटी है। यूज शॉर्ट एंड लॉन्ग एक्सिस प्लेन टू एग्जामिन द बाइसेप्स। हमें पता है कि कहाँ होता है, दोनों टिब्रोसिटी के दरमियान जो ग्रूव है, लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप वहां होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट वहीं से करेंगे, दोनों प्लेन्स करेंगे, एक्सियल भी और लॉन्गिट्यूडनल भी। इसको आपने आइडेंटिफाई कर लिया, इस जगह पे आपने प्रोब सबसे पहले रखनी है, इधर ही आपने लॉन्गिट्यूडनल कर लेना, एक्सियल कर लेना। तो हमारे पास ये पेशेंट की पोजीशनिंग होगी तो हमें वो मसल टेंडन नजर आएगा, ठीक है। अच्छा वही बात आगे, आइडेंटिफाई द बाइसेप टेंडन इन द ग्रुप इफ नॉट आइडेंटिफाइड मे बी आइदर टॉर्न और सबलेग्स मीडियली आउट ऑफ द ग्रुप। दिस वाज द पैथोलॉजी जो हमने पढ़ी थी कि इसका चांसेस होते हैं डिसलोकेट होने के, वहां से वो जो है वो सबलग्जेशन मतलब अपनी जगह से जो है वो डिस्प्लेस हो जाता है। तो अगर हमें उस ग्रूव में नहीं मिल रहा, दैट मींस दैट वाज द पैथोलॉजी। फॉलो डाउन टू द मसल बेली। अब पहले ऊपर हम लोगों ने देख लिया इंसर्शन जहां पे था उसका, उस ग्रूव के अंदर अब पीछे जो उसका बेली है मसल की, उसको हम लोगों ने देख लिया कि वो अपनी पोजीशन पे है, पूरा का पूरा मसल। समटाइम्स क्या होता है, सिर्फ उसकी ओरिजिन या इंसर्शन जो है वही वहां से डिस्लोकेट सी हुई होती है। समटाइम पूरा मसल ही वहीं से जो है ना एक साइड पे गया होता है, जो सोयर इंजरी के अंदर होता है। रोटेट इनटू लॉन्गिट्यूडनल एंड री-एग्जाम द टेंडन शुड बी यूनिफॉर्म fibril structure, generally less than 5 mm thick. This is the thickness of bicep, longer head of bicep. डायनामिकली इसको एग्जाम करेंगे, कैसे हम पेशेंट को मूव करवाएंगे, मूव कैसे, इंटरनल या एक्सटर्नल रोटेशन करवा के, ताकि हमें पता चले कि आया वो, अगर क्या होता है कि सबलक्सेशन में क्या होता है वो डिस्लोकेट तो हो जाता है, लेकिन अब हम दो प्लेन्स ले रहे हैं, एक जगह पे हमें नजर आ रहा है, एक जगह पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है। दैट मीन्स हम उसकी डायनामिक इमेजिंग करेंगे, उसको मूव करवाएंगे, उसकी मूवमेंट या इंटरनल रोटेशन या एक्सटर्नल रोटेशन करवाएंगे, ठीक है। ये जहाँ पे मैंने ऊपर मार्कर दिखाया था, अब इसी तरह यहाँ पे प्रोब रखनी है आपने, ट्रांसवर्स बाइसेप्स टेंडन। ऐसा लगता है सब अपनी क्लास के बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है। दिस एरो शोज द ट्रांसवर्स लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप, ठीक है। इमेजेस पे इतना गौर ना करो, बहुत मुश्किल एनाटमी है, जो आसान होती है बता देती होती है। ये जो बहुत स्कैनिंग में आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब आपको इमेजेस रीड करने आ जाएंगे मस्कुलोस्केलेटल के, क्योंकि मिलते जुलते होते हैं।
कि जब आपको ये पता है ना कि इस जगह पे ये है, तब आपको पता चलेगा कि ये मसल है। ऊपर देखो मसल्स की किस तरह की अपीयरेंस होती है, टेंडन की कैसे एक्रोजेनिसिटी होती है। जब आपको उस जगह का पता चल जाएगा ना कि आपने प्रोब इस जगह रखी है और उस जगह पे ये चीजें हो सकती हैं, तो फिर आप कह सकते हो कि ये कंफर्म ये मसल है या ये टेंडन है। ठीक है, अच्छा ये लॉन्गिट्यूडिनल स्कैन, ठीक है। अभी तक हम पहला ही पढ़ रहे हैं और उसकी पोजीशनिंग कर ली है, और उसके बाद हमने उसको दोनों प्लेन्स में देख रहे हैं, एक्सियल और लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, और साथ साथ उसके इमेजेस हैं। ये टेंडन नजर आ रहा है, कैसे उसकी एक्रोजेनिसिटी मसल से थोड़ी ज्यादा है। सेकंड मसल सबस्कैपुलरिस। अब बाकी जो है एक पढ़ लिया ना, बस इसी तरह पेशेंट पोजीशनिंग और प्रोब कैसे हमने, बस आपने अपने टेबल में भी यही लिखना है। पहला मसल, आगे उसकी प्रोब प्लेसमेंट, पेशेंट पोजीशनिंग, और फिर हमारे पास क्या नजर आ रहा है उसके प्लेन्स लिखना है। Rotate the arm externally, fixing the elbow on the iliac crest to show the subscapularis tendon and its insertion on the lacerti prosity. This tendon should be evaluated along its long and short axis during passive external and internal rotation. वही चीजें बार बार अब आप रीड करते जो आपको पता होगी कि आपने बस प्रो प्लेसमेंट और पेशेंट पोजीशनिंग कर ली, उसके बाद आपने डायनामिक इमेजिंग करनी है, पेशेंट को रोटेट करवाना है, थोड़ा सा मूव करवा के आपने फिर रिपोर्ट करना है कि जो चीज पैथोलॉजी है वो प्रॉपर रूल आउट हो सके। ठीक है, स्वीप द ट्रांसड्यूसर अप एंड डाउन। वी ऑल नो कि जब भी हम अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं हमें कंफर्म अब ये पता है कि एग्जैक्टली इस जगह पे एक चीज है, तो हमने एग्जैक्टली वहां रखेंगे तो हमें चीज नजर नहीं आएगी, थोड़ा सा आपने मूव भी करना होता है प्रोब को। हर एक की एनाटॉमी थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि आपको वो कहीं ऊपर मिलेगा, कुछ नीचे मिलेगा, कुछ बड़ा मिलेगा स्ट्रक्चर, कुछ छोटा मिलेगा, तो हर एक की बॉडी स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है। इट विल बी सीन एज एन एलोंगेटेड स्लाइटली कॉन्वेक्स टेंडन। ठीक है, ये इसकी पोजीशनिंग थोड़ी सी उसी से मिलती जुलती है सबस्कैपुलरिस की। ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल आ गया स्कैन। देन आ गया सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है, इसकी ये यहाँ पे लिखा होगा कि प्लेस कैसे करना है प्रोब को, आप उसकी देख लो पोजीशनिंग। इसमें क्या करना है कि हैंड जो है ना उसको आपने बैक पे यूं लेकर जाना है और पेशेंट की ये पोजीशनिंग करवानी है। रीड करो, प्लेस द पेशेंट आर्म पोस्टीरियरली। ठीक है, इमेज देख लिया आपने। प्लेसिंग द पामर साइड ऑफ द हैंड ऑन द सुपीरियर एस्पेक्ट ऑफ द आईलेट विंग विद द एल्बो फ्लेक्स एंड डायरेक्टेड पोस्टीरियरली। जैसे वो पॉकेट में नहीं मतलब हार्ड रखते होते हैं पॉकेट के ऊपर, आपने ये पीछे रख के इस तरह की उसकी पोजीशनिंग करवानी है। और इस लिखोगे तो ये लिखोगे कि पेशेंट पोस्टीरियरली आर्म प्लेस करना है, उसका पामर साइड जो है वो आईलेट क्रेस्ट के ऊपर इस तरह रखना है। ठीक है, तो सुप्रास्पाइनेटस टेंडन शुड बी इवैल्यूएटेड लॉन्ग इट्स लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सिस। हर एक को लॉन्ग एंड शॉर्ट एक्सिस में देखना है। पोजीशनिंग आपने देख ली है। आइडेंटिफाई द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। आपका टेबल बना होगा ना, यकीन करो ये जो 70 स्लाइड है ना, आपको एक पेपर के ऊपर आप पूरा ये लेक्चर याद हो जाएगा। 4-5 ये मसल्स है टेंडन, आगे से भी उसके टेबल पे लिखा होगा कि ये उसकी पोजीशनिंग है। बेशक डायग्राम साथ लगा लो इस तरह। ठीक है, ये वाली पिक्चर उठा के साथ लगा लो, आपको इजी हो जाएगा जो साथ लिखना वो पढ़ना। जरा बगैर डायग्राम के मैं आपको बता रही हूँ ना, प्लेस योर आर्म हेयर एंड हेयर एंड हेयर, समझ ही नहीं आना था। ठीक है, तो अपने लिए अपने याद करने के लिए आप पेपर में सिर्फ टेबल देखो, साथ में ये डायग्राम लगी होगी, पेशेंट की पोजीशनिंग ये हुई है, तो आप अपनी वर्डिंग में भी बता सकते हो मुझे। पिछली बार मैं पूछती होती थी ना क्वेश्चन, तो बच्चे बना के मिस ऐसे रखना था, तो ये वाला जो आना था, तो वो आपके जहन में बैठ जाती होती है पिक्चर। In coronal plane, the tendon emerges from the beneath the acromion to insert the greater tuberosity. It should be uniform. Okay. Supraspinatus. Images आ गया। टेंडन एक जैसे ही सारे नजर आ रहे हैं, बट आपको पता होगा इमेजेस एक जैसे ही सारे लग रहे हैं। ठीक है, बस आपको ये पता होगा कि टेंडन है, ये मसल है। जब आप प्रोब रखोगे स्पेसिफिक उस एरिया में, तो पता होगा कि इस जगह का है। ठीक है, ये प्रोब की हम लोगों ने डिफरेंट व्यूज उसको कोरोनल और उसमें इमेजेस साथ साथ में। अच्छा, सुप्रास्पाइनेटस के लिए दो पोजीशनिंग होती हैं। एक पोजीशनिंग वो थी जिसमें आप एक समझ लो कि पॉकेट, उसको क्या कहना है, क्या उसको नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। ठीक है, वो जिस तरह पॉकेट की प्लेसमेंट या अपना हाथ जो है वो पॉकेट के ऊपर रखना है, एक वो वाली पोजीशन थी। और दूसरी, प्लेस द डॉर्सम ऑफ द हैंड ओवर द ऑपोजिट बैक पॉकेट, फोर्स इंटरनल रोटेशन, स्ट्रेस मैनुअल। समझ आ रही है? नहीं, पिक्चर देख रहे हैं ये वाली। ठीक है, पिक्चर में समझ आती है कि किस तरह उसने अपना आर्म को रोटेट करवाया। पढ़ रहे थे, समझ नहीं आई थी किस तरह उसने रोटेट करवाया था। फिर पहले पिक्चर देख लिया करो, फिर उसके बाद आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह उसने अपना हैंड जो पीछे की तरफ ले जाके इधर पॉकेट पे रखा था, अब उसी तरह हैंड पीछे रख के ये वाली पोजीशनिंग करते हैं। ठीक है, जो हम अपना हैंड जो है पीछे ले जाते होते हैं। आप पढ़ो, आप शायद समझ आ जाए। प्लेस द डॉर्सम ऑफ द हैंड ओवर द ऑपोजिट बैक पॉकेट, ये पीछे वाली पॉकेट, दूसरी वाली ऑपोजिट वाली पॉकेट की तरफ लेकर जाना है। फोर्स इंटरनल रोटेशन, स्ट्रेस मैनुअल। There should not be any space gap between the elbow and the lateral chest wall. ठीक है, ये आपने बिल्कुल इसमें स्पेस नहीं रखनी कि आपने हाथ पीछे बिल्कुल इस तरह चेस्ट वॉल के
साथ अपने आर्म को रखना है, देन हमें ये नजर आएगा। Using this position, the supraspinatus become a more anterior structure and transducer should be oriented almost vertical to be an axis with it. ठीक है, दो इसके वो होते हैं हमारे पास positioning. Consider that the tendon fibers are more stretched than in position described previously. This may be possible. Okay, ये position. Infraspinatus की देख लो. Ask the patient to place hand across chest towards the contralateral shoulder. ये तो समझ आ रही है, ठीक है, आपने contralateral shoulder की तरफ हाथ रखवा दिया, ये वाली पोजीशन, ठीक है, ये वाला शोल्डर नहीं, कॉन्ट्रालेटरल। अब उसका ये तो हमारे पास इंफ्रास्पाइनेटस आ जाएगा, ठीक। अच्छा, इसकी पोजीशनिंग देखते हैं, ये देख रहे हैं, इसने हाथ दूसरी तरफ लेकर गया हुआ, ठीक। दो इसकी पोजीशनिंग है, प्रोब की प्लेसमेंट है, इधर और इधर रखते हुए हम इसको देखेंगे, ठीक है। बाकी सिर्फ रीडिंग वाली चीजें हैं इसके अंदर के मसल्स कैसे हम लोगों ने, ठीक है, डेल्टॉइड आ गया ऊपर, इंफ्रास्पाइनेटस मसल आ गया। अच्छा, चारों हम लोगों ने उसके वो पढ़ लिए है ना, अब बस उसमें आप लोगों ने टेबल ही याद करना है, प्रो प्लेसमेंट। इसमें याद करने वाला कुछ नहीं, अल्ट्रासाउंड टेक्निक है, इसमें क्या करना है आपको पता हो कि प्रो प्लेसमेंट एंड पेशेंट पोजीशनिंग, दैट्स इट। और आपको पता है कौन सा स्ट्रक्चर देख रहे हो इसके अंदर। अच्छा, फिर उसके बाद हमने ये रोटेटर कफ के बाद तीन पैथोलॉजीज और तीन और जगह देखी थी जिनको हम देखते होते हैं। एक हमारे पास आ गया एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक। उसमें क्या होगा, प्लेस द ट्रांसड्यूसर इन द कॉर्नल प्लेन ओवर द शोल्डर टू एग्जामिन द एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट। ऊपर रखो, यहाँ पे पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पे, ताकि हमें पूरा जॉइंट नजर आए, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, ठीक है। अब जॉइंट को देखना, जॉइंट के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है, फ्यूजन मिल सकती है हमें, और जॉइंट की क्या पैथोलॉजीज हो सकती हैं। उसके अलावा हाइपरवैस्कुलर साइनोवियल हाइपरट्रॉफी जिसमें हमें मिल सकती है, ठीक, ठीक है। तो ये हमारी जॉइंट की जितनी है, तो हमें अगर इस तरह की प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आ रहा है तो हमने जॉइंट देखना है, तो जॉइंट के लिए हमारे पास क्या पोजीशनिंग है, अपने कॉरलम यहाँ पे प्रोब रखनी है और उसको पूरे जॉइंट को अपने व्यू करना है। अच्छा, फिर शिफ्टिंग द प्रोब, ये सिर्फ आपने ड्यूरिंग स्कैन आपने प्रोब को बस एक पोजीशन याद कर लो और उसके बाद आपने अपनी प्रोब को इधर उधर मूव करके इस जगह को देखना होता है, ठीक है। ये अपने इस तरह प्लेस करनी है, ये आपकी प्लेसमेंट है। देन हमने एक पैथोलॉजी पढ़ी थी, व्हाट वाज इम्पिगमेंट, नैरो स्पेस, ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो जो हमारे टेंडन्स जो मूव कर रहे थे उन वो प्रॉपर मूव नहीं कर पाते, जो स्पेस है हमारी उसके अंदर से जो टेंडन मूव कर रहे थे उनकी मूवमेंट की वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, टियर हो सकता है, ठीक है। बट वो कोई स्पेस वो किसी भी कॉज की वजह से, जो हमने कॉजेज पढ़ी थी कि इम्पिगमेंट की क्या कॉजेज हो सकती हैं, वो इम्पिगमेंट जो है क्या होता है कि नैरो स्पेस की वजह से मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, या उसकी वजह से वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होंगी तो वो फिर टियर कॉज कर सकती हैं। उसके अलावा और भी पैथोलॉजी जो हमने उसमें पढ़ी थी। तो डायनामिक असेसमेंट ऑफ द सबएक्रोमिया इम्पिगमेंट कैन बी अटेम्प्टेड बाय प्लेसिंग द प्रोब इन द कॉर्नर प्लेन, ठीक है। इसमें क्या करना है, पेशेंट अबडक्ट हिज आर्म व्हाइल रोटेशन, ये ठीक है, एबडक्ट रोटेट, ये वाली पोजीशन होती है, ठीक है। पांच टेंडन और तीन हमारे पास, एक जॉइंट स्पेस जो कि हमारे क्लेविकल यहाँ पे ऊपर रखी हुई है स्पेस को देखने के लिए। दूसरा हमने यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग उसकी पोजीशनिंग कैसे कर रहे हैं, अटैक हिज आर्म, और अब इम्पिगमेंट देख रहे थे ना पहले हम लोगों ने, क्या देखा इससे, एक्रोमोक्लेविकुलर जॉइंट, अब इम्पिगमेंट, उसके लिए ये पेशेंट की पोजीशनिंग, बस पेशेंट पोजीशनिंग एंड अल्ट्रासाउंड प्रोब प्लेसमेंट देखनी है। एंड हमारे पास लास्ट क्या है, जॉइंट रीसेस एग्जामिन बाय प्लेसिंग द प्रोब ओवर द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द ग्लिनोहुमरल जॉइंट। अब लेब्रम तो हमें नजर नहीं आता बट रीसेस तो नजर आ सकती है, स्पेस जो है उसको देखने के लिए हम ये पोजीशनिंग करेंगे, ठीक है। उसमें लुक एट द पोस्टीरियर labrum capsular complex and check the posterior recess of the joint for effusion during scanning। अब क्या होता है कि जॉइंट है हमारे पास, लेब्रम तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उस तरह नजर आ सके, जो एक लिमिटेशन है अल्ट्रासाउंड की। बट क्या होता है, इस जॉइंट के अंदर जो है हमारे पास इफ्यूजन जो है नजर आ सकती है, ठीक है। वो पोस्टीरियरली जो फ्लूइड है वो हमें जाता हुआ नजर आ सकता है, तो हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर प्रोब रखते हुए हम इस ग्लिनोहुमेरल जो जॉइंट कैप्सूल जो बन रहा है ना उसमें से फ्लूइड को देख सकते हैं, अदरवाइज हम लिगामेंट को नहीं देख सकते, लेब्रम जो, ठीक है। नहीं, पोस्टीरियरली हम प्रोब रखेंगे और हमारा जो लेब्रम है, जो हमारी रीसस है, जो स्पेस है,
ठीक है, उसमें पोस्टीरियर हम लोग लेब्रम को थोड़ा सा विजुअलाइज कर सकते हैं इन केस वहां पे फ्लूइड फ्यूजन है तो, अदरवाइज हमें लिमिटेशन है कि हम लेब्रम को नहीं क्लियरली देख सकते। ठीक है, पोस्टीरियर जाके और हमें फ्लूइड नजर आ रहा है, जिसकी वजह से थोड़ा सा फ्लूइड क्या होता है, हमारे पास एनेक्विक स्ट्रक्चर है और उस क्या हमारे पास अल्ट्रासाउंड के लिए एक विंडो है। ठीक है, जहां पे फ्लूइड होगा वैसे हमें नजर नहीं आ रहा, मैंने बताया था ना बोन्स ही बोन्स है हर तरफ, और वो जगह हमें प्रॉपर नजर नहीं आ रही। अगर इफ्यूजन है, फ्लूइड है, हमें विंडो मिल गई, ठीक है, तब हम पोस्टीरियर उसका जो है ना क्या कहते हैं लेब्रम, उसको हम देख सकते हैं इन केस ऑफ इफ्यूजन, अदरवाइज नो। ठीक है, move the transducer medial to the labrum on transverse plane to visualize the spinolenoid notch। अब हमें फ्लूइड तो मिल ही रहा है, तो जो चीजें हमें नजर आ सकती हैं उस विंडो के अंदर, हम लोग उस प्रोब को वहां रखते हुए थोड़ा सा देख सकते हैं, हमें नॉच भी नजर आ जाएगी इसमें। ठीक है, it is often necessary to increase the depth of the field of view not to miss this area. A paralabral cyst originating in this area should be sought out। ठीक है, अब हम फ्लूइड है, फ्लूइड में भी सिस्ट का भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकती है, फ्लूइड तो मिल ही रहा है, तो हम लोग उसको थोड़ा सा इधर उधर मूव करके जो है वो अपना देख सकते हैं। ठीक है, आज का लेक्चर बस इतना ही था कि हम लोगों ने चारों जो हमारे टेंडन्स हैं उनकी प्रो प्लेसमेंट और पेशेंट पोजिशनिंग टेबल बना लेना आज ही, छोटा सा 4 नहीं 5 वो हमारे पास आ गए टेंडन्स, और 3 हमारे पास ये एक जॉइंट स्पेस आ गई, एक हमारे पास इम्पिगमेंट आ गया, और एक पोस्टीरियरली जो है हमारा ग्लिनोह्यूमेरल, जो वैसे नॉर्मली एक क्वेश्चन है यही कि नॉर्मली दिस इज द लिमिटेशन, वी कैन नॉट सी ग्लिनोह्यूमेरल लेब्रम ऑन अल्ट्रासाउंड, दिस वाज द लिमिटेशन। बट इन केस ऑफ इफ्यूजन, इन केस ऑफ इफ्यूजन, वो इफ्यूजन हमारे पास फ्लूइड है, तो फ्लूइड क्या काम करती है, एज अ विंडो हमारे पास मीडियम प्रोवाइड करेगी, तो उसके स्ट्रक्चर्स हमें नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो पोस्टीरियर लेब्रम नजर आएगा और हमारा पूरा लेब्रम नहीं देख सकते उसके। ठीक है, तो ये आज की समरी थी, इतना सा बस इसमें था। ठीक, तो चलें ऊपर प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, ऑनलाइन कोई क्वेश्चन? मैम आपने तो कहा 12 बजे प्रैक्टिकल है मैम। कितनों की डोज हो चुकी है, बार बार पूछती हूँ मैं, सबकी हो गई है? नो मैम। हाँ, दोनों वालों को तो मुझे पता ही है, फर्स्ट वाले की जरा ना अब ईमेल आ गई है कि वो भी अब अवॉइड करें, यहाँ ना आए। ठीक है मैम, उनको प्रैक्टिकल नहीं करवाने सर ने कहा। हाँ जी मैम आपने कहा कि 12 बजे आ जाए प्रैक्टिकल के लिए, हम तो अभी आना है थोड़ी देर में फिर। हाँ, तो 12 बजे आ जाओ, मैं कौन सा अभी लेने लगी हूँ, अभी हाँ जाते तो हुए आपने मैंने, कहा ऊपर प्रैक्टिकल के लिए आ जाए ना। तो इन्हें पता ही है, ये लोग करते ही रहते हैं, ये तो 3-4 दिन से मेरे साथ प्रैक्टिकल कर रहे हैं, इन्हें पता है टाइम का भी। तो मैम हम फिर कब आ जाए? तुम लोग की अपनी यूनिवर्सिटी है, जब दिल करे आ जाओ। अच्छा हॉस्टल में ही हो ना सामने, जी मैम। तो आ जाओ, मुंह हाथ धो, नाश्ता करो, अगर गुड मॉर्निंग हो गई है तुम्हारी। जी मैम, नाश्ता आपके साथ करेंगे, बाकी आ जाएंगे इंशाल्लाह। नाश्ता मैम करवाएगी तुम्हें बस। नाश्ता मैंने भी नहीं किया हुआ, लेके आना नाश्ता, लेना आना सच्ची मुच्ची। ठीक है, तो थोड़ा सा लेक्चर जल्दी खत्म हो गया, आधे घंटे का ही था, तो हम डिस्कस ठीक है मैम, करते हैं कुछ नाश्ता बातें, लेकर फिर इंशाल्लाह जो है इतनी जल्दी तो नहीं लेक्चर छोड़ के जा रही, तो फिर उसके बाद जो है हम लोग फिर प्रैक्टिकल के ऊपर टाइम देंगे। अच्छा, अब हमारे जो मैंने वैसे आज तो मैं 12 बजे, क्योंकि मेरा और कोई लेक्चर नहीं, आज आप लोगों के साथ है, मैं फ्री हूँ आज, इस वजह से मैं थोड़ा ज्यादा टाइम दूंगी प्रैक्टिकल में। लेकिन मसला ये है कि आगे एक तो सर ने कह दिया, कल मुझे सर मिले थे कि प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं, उन्होंने कहा कि 1 डोज वालों को भी अलाउ नहीं करो। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि हम लोगों ने जो मुझे टाइम मिला है, क्योंकि आपको पता है क्लासेस होते हैं और ये वो सारा, उसमें उन्होंने कहा जो आपको टाइम लेक्चर का मिला है उसी के अंदर आप प्रैक्टिकल्स करवाओ। ठीक है, तो मेरी कोशिश थी कि यही बड़ा एक लेक्चर था, वो भी आज जल्दी खत्म हो गया, आगे तो बिल्कुल 15-15 20-20 मिनट में खत्म हो जाया करेगा, तो हमारे पास 45 मिनट हुआ करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो हमारे लेक्चर का टाइम है ना उसके अंदर प्रैक्टिकल कर लिया करें। ठीक, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल इसलिए साथ साथ करवा रही हूँ, कुछ नहीं कहा जा सकता कब हमारी यूनिवर्सिटी फिर बंद हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, फिर 4th वेव आ गई और ये सारा कुछ ड्रामा, फिर हमारा प्रैक्टिकल रह गया, फिर जितना हम कर सकते हैं एटलीस्ट उस टाइम को अवेल करें, और हम लोग एग्जाम से पहले पहले थोड़ा बहुत तो आप प्रोब हैंडलिंग और ये चीजें देखो। ठीक है, ये लोग तो करते आए हैं, माहीन और क्या नाम है आपका, कल किया था मेरे साथ। ठीक है, इन्होंने चीजें देखी हैं, कुछ नॉट्स वगैरह की, और अभी नोबोलॉजीज ही मैंने पढ़ाई थी इनको, स्कैन अभी नहीं करवाया। जमीर आ जाओ, तुम्हारे ऊपर स्कैन करना, नाश्ता करके आना। ठीक है, तो जो है ना नाश्ता करके आओगे, गॉल ब्लैडर नजर नहीं आएगा, तो जो नाश्ता जिन्होंने नहीं किया वो उनका आज हम गॉल ब्लैडर देखेंगे। ठीक है, तो जो है ना स्कैन भी किसी को करते हैं, तुम लोगों ने किया ना नाश्ता?
लड़के बेचारे हैं, बड़ा तरस आता है मुझे। पिछली बार वो मैम शेर अली था, वो रिजवान बेचारा ऐसे मैम ही उसको। मैम रिजवान ने नाश्ता नहीं किया, पैसे भी नहीं है, चलो उस पे स्कैन कर लेंगे। वसीम सुन रहे हैं? वसीम आप हो अभी ऑनलाइन? वसीम आया हुआ है? नहीं आया। वसीम बेचारा हर दफा जो है ना, पिछले सीनियर में जब रीजनल अल्ट्रासाउंड या उसमें पढ़ते, वो देखता नहीं होता था, वो हमेशा पेशेंट ही बनता होता बेचारा। तो इस दफा कौन पेशेंट बनेगा पहले से देख लो। किसको? ऑनलाइन वालों को? अच्छा, और जमीर के अलावा और किसने आना है स्कैन कर इसके प्रैक्टिकल के लिए अभी? सर मैंने भी आना है। नाम बताते जाओ। तलहा तलहा तलहा, जमीर, मैम रिजवान अली। एहतिशाम। ठीक है 12 बजे आ जाना। वैसे आज बच्चे ज्यादा हैं, ज्यादा समझ आ जाएगा तुम लोगों को मशीन के ऊपर है। 12:30 बजे ऐसा करो जमीर, अब मतलब आज ना बच्चे थोड़े ज्यादा हैं तो मैं 2 ग्रुप में करवा देती हूँ। जो बच्चे अभी आए हैं इनको अभी करवा देते हैं, ठीक है? तो आप जो है फिर टाइम हो रहा है 10, 11:30 बजे तक नहीं आ जाओगे? पूरा अभी 1.25 घंटा पड़ा हुआ है। हॉस्टल से आना है आप लोगों ने, इधर सामने से उठ के। तैयारियां कम करना ना। यस मैम, हम आ जाएंगे 11:30 तक। ठीक है, तो इनको मैं अभी स्टार्ट करवा रही हूँ। तो अगर आपको अभी आ सकते हो तो अभी आ जाओ, क्योंकि इनका आगे क्विज है फिर उस टाइम पे। तो फिर ये है कि बच्चे भी आज ज्यादा आए हुए हैं, तो फिर समझ नहीं आएगा इतने सारे वो बच्चे। इसके ऊपर मैं 2 ग्रुप बना देती हूँ। इनमें भी अगर कोई चाहे तो आधा एक ग्रुप बना लो, आधा जो है फिर दोबारा करवाऊंगी वो ग्रुप बना। मैम कौन बोले? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम जिनकी अभी डोज रहती है वो उनका भी होगा बाद में प्रैक्टिकल? क्या चीज? मैम जो अभी नहीं आ सकते, जिनकी फर्स्ट डोज भी नहीं हुई अभी, तो वो उनका भी कैसे होगा प्रैक्टिकल? जो नहीं आ सकता उनका कैसे होगा? वो डोज लगवाएंगे तो उनका भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों डोज लगवा लो, फिर प्रैक्टिकल दोबारा करवाएंगे हम लोग 1-2 दफा। इनका ये कि ये बार बार कर रहे हैं, इनका अच्छा होता जाएगा, इनको टाइम ज्यादा मिल रहा है। मैम अभी आप किस चीज का करवा रही हैं? अल्ट्रासाउंड में नहीं लग मतलब पाई किस वालों को चीज? तो मुझे समझ नहीं आ रही क्यों ये क्या कर रहे हैं। क्यों, क्या वजह क्या है, क्यों नहीं लगवा? आपको मरने से डर लग रहा है? हमने भी लगवा लिया। वो वाला मुझे जोक याद आ जाता है। एक बंदा कहता है कि यार मर जाना है, और नर्स को सुना ही होगा आजकल, हमने मर जाना है। नर्स कहती है तुमने अकेले रह के क्या करना है, सबने डोज लगवानी है। तो ये जो नहीं लगवा रहे उन्होंने अकेले रह के क्या करना है? ठीक है, अगर सारी दुनिया ने मरना है। चलो, अकेले दुनिया में क्या करोगे? इधर उधर फिरी जाओगे, कोई दुनिया में और कोई होगा ही नहीं। तो अगर जिनको है ना कि प्रैक्टिकल करवाने हैं और इनको है कि अभी आजकल, तो वो प्लीज आए और अपने डोज कंप्लीट करके आए, प्रैक्टिकल करवाएं। मैम सब्जेक्ट रहता है। एक्सक्यूज मी मैम। एको पढ़नी है एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम जिसको फर्स्ट डोज लगी हुई है वो नहीं आ सकता यूनिवर्सिटी? आए तो हुए हैं काफी, लेकिन सर मैं तो लॉ कर रही हूँ, लेकिन अभी अगर पता चल गया क्योंकि ना मैम लॉ किया है तो मुझे पकड़ के उन्होंने बाहर निकाल देना। मैम मैं मुझे ना, जी मैम मुझे ना वो नेक्स्ट मंथ लगेगी नेक्स्ट डोज 7 को, काफी 7 काफी जुलाई को ऐसे लगेगी। फर्स्ट डोज वाले हैं, तो आ जाया करो। ओके मैम। लेकिन सर ने तो सख्ती से मना किया है कि फर्स्ट डोज वाले मैम जमीर का गॉल ब्लैडर हम वेंसडे को भी देखेंगे क्योंकि आज नहीं आ सके। कौन ब्लडर? मासूमा, हाँ तुम क्यों नहीं आई हो? मैम थोड़ा लाइट का इश्यू था इसलिए नहीं आई। इसको बुखार है मैम। ठीक है, पिछली बार तो हमने कुछ भी नहीं किया था प्रैक्टिकल, तो आप 2-3 ही थी, तो आज तो के ज्यादा स्टूडेंट हैं, तो आज मैं स्कैन भी करवाऊंगी। मैम इसलिए वेंसडे को दोबारा रिपीट करेंगे ना, तो जमीर के ऊपर हम करेंगे, उसको हम ले आएंगे टाइम से। अच्छा, वही कह रही हूँ जितना हो सकता है अभी कर लो, कोई पता नहीं कि आपने प्रैक्टिकली खत्म करवा दिए।
ठीक है, तो जितना टाइम हम लोग दे सकते हैं अभी थोड़ी बहुत चीजें वो कर लें, बाकी दूसरे को समझा दें, जिसको आगे समझ वो दूसरों को समझाते हैं। ठीक है, और दुआ करो अभी सर से बात की है कि हमें और मशीन्स चाहिए, प्रॉपर लैब्स बनाएं ताकि अब बच्चे इतने ज्यादा एक मशीन के ऊपर तो नहीं सारे खड़े हो सकते हैं। हमारे पास आने वाले यस यू आर राइट। लेकिन तुम लोगों की मशीन है, अभी जितना टाइम लगाओ उस पर। फिर क्या करना है, 2 बैच में करें? चलो ठीक है, ऑनलाइन वालों जो आना अभी आ सकता वो अभी आ जाए, मैं अभी स्टार्ट करने लगी हूँ, तो बाकी नहीं तो फिर बाद में। ठीक है।